गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक बार फिर से आप सभी का क्रेजी जीके ट्रिक के वीकली करंट अफेयर की सीरीज़ में स्वागत है। आज के सेशन में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, 6 से लेकर 12 जनवरी तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को। डेली करंट अफेयर में सारे क्वेश्चन हमने डिस्कस किए थे। यहाँ पर हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कलेक्ट किया है। टॉप 25 क्वेश्चन को आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे। ध्यान से सुनिएगा पूरे सेशन को। सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में आयोजित 82 गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2025 में बेस्ट मोशन पिक्चर नॉन इंग्लिश लैंग्वेज का गोल्डन ग्लोब अवार्ड किसे दिया गया। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। पहली चीज़ तो ये समझिए कि गोल्डन ग्लोब अवार्ड क्या है। अमेरिका में फिल्म और टेलीविज़न के क्षेत्र में दिया जाने वाला अवार्ड है। 2025 में इस बार ये 82वां गोल्डन ग्लोब अवार्ड है जो कि लॉस एंजलिस में आयोजित किया गया। इसमें बेस्ट मोशन पिक्चर नॉन इंग्लिश लैंग्वेज का अवार्ड दिया गया एमिलिया पेरेज मूवी को। आंसर हो जाएगा आंसर बी। इस मूवी के अलावा अगर अदर मूवीज़ की बात करें, अदर अवार्ड की बात करें अलग अलग कैटेगरी के, तो उन पर हमको एक बार नज़र डालनी पड़ेगी क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब देखिए, बेस्ट मोशन पिक्चर नॉन इंग्लिश लैंग्वेज इसकी हम बात कर चुके हैं, एमिलिया पेरेज है, एक फ्रेंच मूवी है। बेस्ट मोशन पिक्चर म्यूज़िक और कॉमेडी या म्यूज़िकल और कॉमेडी की बात करें तो ये भी एमिलिया पेरेज है। बेस्ट मोशन पिक्चर एनिमेटेड फ्लो मूवी को अवार्ड दिया गया गोल्डन ग्लोब। बेस्ट एक्ट्रेस ड्रामा की बात करें तो ये फर्नांडा टोरेंस से आई एम स्टिल हियर मूवी में इन्होंने काम किया है। बेस्ट एक्टर ड्रामा की बात करें तो एड्रियन ब्रोडी द ब्रूटलिस्ट मूवी के लिए। बेस्ट डायरेक्टर, इसे नोट कीजिएगा, ब्रेडी कॉर्बेट को दिया गया, द ब्रूटलिस्ट मूवी के डायरेक्टर हैं। बेस्ट टेलीविज़न सीरीज़ ड्रामा की बात करें तो ये शोगुन जो ड्रामा है या सीरीज़ है उससे दिया गया। बेस्ट मूवी ड्रामा की बात करें तो ये अवार्ड दिया गया है द ब्रूटलिस्ट मूवी को। तो इस तरीके से 82 गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2025 में बेस्ट मोशन पिक्चर नॉन इंग्लिश लैंग्वेज से हमारा क्वेश्चन था, ये कौन है, एमिलिया पेरेज। सबसे पहली बार गोल्डन ग्लोब्स अवार्ड की शुरुआत की गई थी 1944 में और अब 2025 में इसके 82वें संस्करण का आयोजन किया गया। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या है। डेली करंट अफेयर में इसके बारे में मैंने आपको डिटेल में बताया था। ये पासपोर्ट को रैंक देता है कि किसी भी देश का पासपोर्ट कितना ज़्यादा पावरफुल है। किस आधार पर, तो किसी भी देश के पासपोर्ट से बिना वीज़ा या वीज़ा ऑन अराइवल के कितने देशों में यात्रा की जा सकती है, उस आधार पर इस इंडेक्स में पासपोर्ट को रैंक दी जाती है और उतना पावरफुल वो पासपोर्ट माना जाता है जितने देश में बिना वीज़ा या वीज़ा ऑन अराइवल उस पासपोर्ट पर लोगों का एक्सेस है। तो इस आधार पर तैयार किया जाता है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स। 2025 का जो इंडेक्स आया है इस साल पहला, उसमें इंडिया को 85 रैंक पर रखा गया। ऑल ओवर लास्ट ईयर 2024 में इंडिया को 80 रैंक पर रखा गया था। लास्ट इंडेक्स में 5 रैंक की हमारी गिरावट हुई है। हम 80 से आ गए हैं इस इंडेक्स में 85वें नंबर पर। देखिए, फर्स्ट रैंक पर इस इंडेक्स में रखा गया सिंगापुर के पासपोर्ट को। सिंगापुर के पासपोर्ट से 195 देशों तक वीज़ा फ्री यात्रा की जा सकती है। इंडियन पासपोर्ट से 57 कंट्रीज़ में वीज़ा फ्री या वीज़ा ऑन अराइवल यात्रा की जा सकती है। सेकेंड रैंक दी गई जापान को, 193 प्लेसेस पर यात्रा की जा सकती है। इंडिया की नेबर कंट्रीज़ की बात करें तो चाइना 60, पाकिस्तान 103, नेपाल 101 और बांग्लादेश 100वें स्थान पर इसके पासपोर्ट को रखा गया। नेबर कंट्री से एसएससी में क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं किसी भी इंडेक्स के, तो इसे भी याद रखिएगा। इंडिया की रैंक 2025 के इस इंडेक्स में 85वीं रैंक दी गई है। सबसे पहली बार हेनले एंड पार्टनर्स के द्वारा 2006 में हेनले पासपोर्ट इंडेक्स की शुरुआत की गई थी। 199 देशों के पासपोर्ट का ये मूल्यांकन करता है और उसके आधार पर रैंक देता है। इंडिया की रैंक 2025 के हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में 85। हाल ही में आयोजित बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी 2024-25 का खिताब ऑस्ट्रेलिया ने कितने मैचों से जीता है। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी, आपको पता है ये इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के मध्य में आयोजित की जाने वाली 5 टेस्ट मैचों की एक ट्रॉफी है, प्रतियोगिता है। इंडियन प्लेयर सुनील गावस्कर और ऑस्ट्रेलिया के एलन बॉर्डर, इन दोनों के नाम पर इस ट्रॉफी को नाम दिया गया बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी। हाल ही में बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी 2024-25 का आयोजन ऑस्ट्रेलिया में किया गया था
और 5 टेस्ट मैचों की सीरीज को ऑस्ट्रेलिया ने 3-1 से अपने नाम किया है। तो आंसर ए हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया ने बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी 2024-25 का खिताब 3-1 से इंडिया को हराकर जीता है। 5 में से 3 मैच जीते ऑस्ट्रेलिया ने, 1 जीता इंडिया ने और 1 हो गया था ड्रॉ। तो आंसर हो जाएगा आंसर ए। अब आ जाइए आप सभी को आज का ऑफर ऑफ द डे बता देता हूं। तो ऑफर ऑफ द डे में आप सभी के लिए ईयरली करंट अफेयर का हमारा मैराथन पैकेज अवेलेबल है, जहां पर 2025 की सभी मैराथन क्लासेस की पीडीएफ आपको सिंगल पैकेज में अवेलेबल हो जाएगी। 2024 का जो हमारा ईयरली करंट अफेयर का मैराथन आया था, अगर आपने वो नहीं देखा है तो यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर क्रेजी जीके ट्रिक पर वो आपके लिए अवेलेबल है, वहाँ पर जाकर आप उसे देख लीजिएगा। उस ईयरली करंट अफेयर की मैराथन की आपको पीडीएफ यहाँ पर मिल जाएगी 2024 की, और 2024 में जितनी भी मैराथन आएगी उन सब की पीडीएफ भी आपको इसमें अवेलेबल होगी सिंगल कॉस्ट में। तो मैराथन पैकेज की लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी है, काफ़ी नॉमिनल चार्जेस में आप इसे अवेल कर सकते हैं। कोई भी अगर आपको डाउट आता है, आपकी कोई भी क्वेरी है, तो हेल्पलाइन नंबर पर आप कॉल कर लीजिए, व्हाट्सअप कर दीजिए। यहाँ पर 3 नंबर आपको दिए गए हैं, तीनों पर आप कहीं भी कॉल करके आपकी क्वेरी वहाँ पर सॉल्व हो जाएगी। कोई भी अड़ल आता है तो हमारी सपोर्ट टीम आपकी मदद कर देगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। HMPV वायरस का पहला मामला कर्नाटक के बेंगलुरु में मिला है। HMPV वायरस का पूर्ण रूप क्या है? देखिए, पूरा देश डरा हुआ है, पूरा वर्ल्ड डरा हुआ है एक वायरस के कारण, HMPV। आज चाइना में जैसे कोविड आया था ना, उसी तरीके से एक और वायरस चाइना में देखने को मिला है। हालांकि वायरस की खोज 2001 में नीदरलैंड में की जा चुकी थी, लेकिन अब ये बहुत तेज़ी से फैला है चाइना में, जिसके कारण चाइना ने अपने यहाँ पर इमरजेंसी को भी अनाउंस किया था। अब HMPV वायरस का भारत में पहला मामला देखने को मिला कर्नाटक के बेंगलुरु में। यहाँ पर 2 बच्चों में HMPV वायरस को डिटेक्ट किया गया था। अब तो काफ़ी सारे मामले इंडिया में भी देखने को मिल चुके हैं, लेकिन पहला मामला दर्ज किया गया था कर्नाटक के बेंगलुरु में। HMPV वायरस की बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस। आंसर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। जब किसी को भी कोल्ड होता है तो कैसे सिम्टम देखने को मिलते हैं? बुखार आता है, सिर भारी लगता है, बदन भारी लगता है, थकान आती है, तो ऐसे ही सिम्टम हमें देखने को मिलते हैं HMPV वायरस में। ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस का भारत में पहला मामला कर्नाटक के बेंगलुरु में देखने को मिला है। यहाँ पर एक 8 महीने के बच्चे में और एक 3 महीने की बच्ची में HMPV वायरस को डिटेक्ट किया गया है। फुल फॉर्म आंसर सी यहाँ पर सही हो जाएगा, ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस। कौन सा देश ऑफिशियली रूप से ब्रिक्स का 11वां पूर्ण सदस्य देश बना है? तो हाल ही में देखिए जनवरी 2025 में ब्रिक्स का 11वां पूर्ण सदस्य देश बना है इंडोनेशिया। विश्व का सबसे बड़ा मुस्लिम देश है इंडोनेशिया, और इसके अलावा विश्व में सबसे ज़्यादा द्वीप इंडोनेशिया में ही देखने को मिलते हैं। देखिए, यहाँ पर ब्रिक्स की बात करें तो वर्ल्ड की 4 बड़ी इकोनॉमी वाले देशों ने मिलकर 2006 में ब्रिक नाम के एक संगठन की स्थापना की थी। इसका शुरुआत में नाम था ब्रिक। 2009 में इसका पहला सम्मेलन रशिया में आयोजित किया गया, और 2010 में ब्रिक्स में शामिल हुआ था साउथ अफ्रीका, जिसके बाद ब्रिक्स का नाम हो गया ब्रिक्स। अभी 2010 तक इसमें 5 सदस्य थे, लेकिन 1 जनवरी 2024 को 5 नए मेंबर जुड़े हैं ब्रिक्स में। ये 5 मेंबर की बात करें तो इजिप्ट, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब और UAE। इन 5 सदस्यों के 1 जनवरी 2024 में जुड़ने के बाद ब्रिक्स के सदस्य देशों की संख्या हो गई थी 10, और अब जनवरी 2025 में ब्रिक्स का 11वां पूर्ण सदस्य देश बना इंडोनेशिया। तो ब्रिक्स में अब सदस्य देशों की संख्या वर्तमान में कितनी हो जाती है? 11। 18th प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो 18th प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का आयोजन हाल ही में 8 से लेकर 10 जनवरी तक किया गया ओडिशा के भुवनेश्वर में। आंसर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। भारत के PM नरेंद्र मोदी ने इस कार्यक्रम को हाल ही में इनॉग्रेट किया था। इस बार के प्रवासी भारतीय दिवस कॉन्फ्रेंस की थीम की बात करें तो डायस्पोरा कंट्रीब्यूशन टू अ विकसित भारत 2025 के 18वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन की थीम है। इस सम्मेलन में चीफ गेस्ट के रूप में त्रिनिदाद और टोबैगो के प्रेसिडेंट क्रिस्टिन कार्ला कंगालू ने वर्चुअली 18th प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन को संबोधित किया है। यहाँ पर प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन की बात करें
तो इसकी शुरुआत देखिए 2003 में भारत में की गई थी। 2003 से ये हर साल आयोजित किया जाता था, लेकिन 2015 में इसे 2 साल में एक बार आयोजित किया जाने लगा। आखिरी बार 2023 में 17th प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का आयोजन 2023 में मध्य प्रदेश के इंदौर में किया गया था। अब 18th प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का आयोजन 2025 में ओडिशा के भुवनेश्वर में किया गया। प्रवासी भारतीयों के प्रति सम्मान व्यक्त करने के उद्देश्य से इस सम्मेलन का आयोजन किया जाता है। श्रद्धालुओं की भीड़ के कारण मकर विलक्कू उत्सव चर्चा में रहा। यह किस राज्य में मनाया जाने वाला उत्सव है? मकर विलक्कू उत्सव यह मनाया जाता है भारत के केरल राज्य में। केरल में एक मंदिर बहुत फेमस है, बहुत सुर्खियों में रहता है, जिसका नाम है शबरीमाला मंदिर। नाम सुना होगा आपने। सुप्रीम कोर्ट ने काफ़ी बार इस पर वर्डिक्ट भी दिया है, काफ़ी सुर्खियों में रहा है ये, क्योंकि यहाँ पर महिलाओं का प्रवेश निषेध है। तो शबरीमला मंदिर, जहाँ पर भगवान अयप्पा की पूजा की जाती है, इस मंदिर में मकर विलक्कू उत्सव मनाया जाता है। श्रद्धालुओं की भीड़ के कारण हाल ही में ये उत्सव काफ़ी चर्चा में रहा था। इस उत्सव के दौरान देखिए 41 दिन के व्रत का एक विशेष महत्व है। जैसे आपने फिल्म अभिनेता रामचरण को देखा होगा, ब्लैक कपड़ों में वो घूमते हैं। तो 41 डेज़ का, जहाँ पर चप्पल नहीं पहनी जाती, काले कपड़े पहने जाते हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक व्रत है। तो दिसंबर जनवरी माह में आयोजित किया जाता है मकर विलक्कू उत्सव भारत के केरल राज्य में शबरीमाला मंदिर में। आगे बढ़ेंगे। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन मतलब इसरो के नए अध्यक्ष वी नारायणन किसके स्थान पर नियुक्त किए गए हैं? तो वी नारायणन की बात करें तो ये अपॉइंट किए गए एस सोमनाथ के स्थान पर। आप इस फैक्ट को नोट कीजिएगा कि इसरो के नए अध्यक्ष कौन अपॉइंट किए गए। तो ये अपॉइंट किए गए वी नारायणन। इनकी बात करें तो ये 1984 में इसरो में शामिल हुए थे और वर्तमान में लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम सेंटर के डायरेक्टर के पद पर थे, जिन्हें अब इसरो का नया अध्यक्ष एस सोमनाथ के स्थान पर बनाया गया। अच्छा, इसरो के बारे में आप सभी जानते होंगे, भारत की एक प्रमुख अंतरिक्ष एजेंसी है। हमारे जितने भी स्पेस प्रोग्राम होते हैं उन सभी को कंडक्ट करने का काम इसरो का ही होता है। इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 में की गई थी। पहले अध्यक्ष विक्रम साराभाई थे और इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु कर्नाटक में देखने को मिलता है। हाल ही में एस सोमनाथ के स्थान पर इसरो के नए अध्यक्ष बने वी नारायणन। भारतीय एथलेटिक्स महासंघ के अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए? भारतीय एथलेटिक्स महासंघ या फिर एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया की पहले बात कर लेते हैं। ये संस्था भारत में जो एथलीट हैं उनको प्रशिक्षण देने का काम करती है, ताकि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में ये भारत को रिप्रेजेंट कर सकें। तो एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के हाल ही में नए अध्यक्ष के रूप में बहादुर सिंह सागू को अपॉइंट किया गया। अभी तक आदिल सुमरीवाला एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के पद पर थे। 2012 से सुमरीवाला ने ये पद संभाल रखा था और अब 2025 में एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष बहादुर सिंह सागू को अपॉइंट किया गया। एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना 1946 में की गई थी और हेडक्वार्टर नई दिल्ली में देखने को मिलता है। वर्तमान में नए अध्यक्ष कौन? बहादुर सिंह सागू। नेशनल इलेक्शन कमीशन ने हाल ही में दिल्ली विधानसभा चुनाव की तारीख की घोषणा की। दिल्ली में कितनी विधानसभा की सीटें हैं? तो नेशनल इलेक्शन कमीशन ने देखिए हाल ही में दिल्ली विधानसभा चुनाव की तारीख की घोषणा की है। दिल्ली में विधानसभा की सीटों की बात करें तो ये 70 है। आंसर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेशनल इलेक्शन कमीशन की जो डेट अनाउंस की गई है इलेक्शन की, उसके अकॉर्डिंग 5 फरवरी को वोटिंग होगी दिल्ली में और 8 फरवरी को इसके रिजल्ट का अनाउंसमेंट किया जाएगा। लास्ट बार 2020 में जब इलेक्शन हुए थे तब 70 असेंबली सीट में से आम आदमी पार्टी ने 62 सीटें अपने नाम की थी और इसके अलावा 8 जो बची हुई सीटें हैं वो बीजेपी ने अपने नाम की थी। तो ऑल ओवर दिल्ली विधानसभा में कितनी सीटें हैं? तो ये है 70। मार्टिन गुप्टिल ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की। यह किस देश के क्रिकेट खिलाड़ी हैं? मार्टिन गुप्टिल न्यूजीलैंड के काफ़ी फेमस खिलाड़ी हैं जिन्होंने हाल ही में इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास का अनाउंसमेंट किया है। इन्होंने अपने पूरे करियर में 47 टेस्ट मैच खेले हैं, 198 वनडे मैच खेले और 122 T20 मैच इन्होंने खेले हैं।
2009 में इन्होंने वेस्टइंडीज़ के खिलाफ अपना डेब्यू किया था इंटरनेशनल क्रिकेट में। अगर मार्टिन गुप्टिल की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि देखें इनके करियर की, तो वनडे वर्ल्ड कप में व्यक्तिगत रूप से सबसे बड़ा स्कोर मार्टिन गुप्टिल के ही नाम है। 2015 में जो वनडे वर्ल्ड कप हुआ था उसमें 163 गेंदों में इन्होंने 237 नाबाद रन मारे थे। तो इस तरीके से ये अभी तक कारनामा करने वाले मार्टिन गुप्टिल ही हैं जिन्होंने वनडे वर्ल्ड कप में सबसे ज़्यादा रन बनाए हैं। न्यूजीलैंड के क्रिकेटर हैं जिन्होंने हाल ही में इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लिया है। इसके बाद गरुड़ाक्षी ऑनलाइन एफआईआर सिस्टम किस राज्य के वन विभाग द्वारा शुरू की गई? गरुड़ाक्षी ऑनलाइन एफआईआर सिस्टम, इसे कर्नाटक के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने हाल ही में शुरू किया है। राज्य में पेड़ों की अवैध कटाई को रोकने के लिए जो अवैध शिकार होता है उसको रोकने के लिए कर्नाटक के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने इस प्रणाली को हाल ही में शुरू किया है। इस सिस्टम के माध्यम से फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत वन संबंधित जो आपराधिक मामले हैं उनको ऑनलाइन ही निपटाया जा सकेगा। तो गरुड़ाक्षी ऑनलाइन एफआईआर सिस्टम कर्नाटक के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने हाल ही में शुरू की है। प्रीतिश नंदी का हाल ही में निधन हो गया 73 वर्ष की आयु में। यह किस क्षेत्र से संबंधित है? तो प्रीतिश नंदी के बारे में हमने डेली करंट अफेयर में डिस्कस किया था फ्रेंड्स। ये एक बहुत ही फेमस फिल्म मेकर हैं। काफ़ी सारी फिल्मों को इन्होंने प्रोड्यूस किया है, जैसे चमेली, क्लिक, शब्द और काफ़ी सारी मूवीज़ है। ऑलमोस्ट 24 से ज़्यादा फिल्मों को इन्होंने प्रोड्यूस किया है। इंग्लिश लैंग्वेज में कविता की लगभग 40 बुकें इन्होंने लिखी है और इसके अलावा बंगाली, उर्दू, पंजाबी की कविताओं का इंग्लिश में भी ट्रांसलेशन किया है। तो प्रीतिश नंदी बहुत ही फेमस फिल्म मेकर हैं, पत्रकार भी रहे हैं और इसके अलावा एक राइटर भी रहे हैं। कला के क्षेत्र में इनके योगदान के लिए इन्हें 1977 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। हाल ही में प्रीतिश नंदी का 73 वर्ष की आयु में निधन हो गया। आगे चलेंगे। हाल ही में वैज्ञानिक डॉक्टर राजगोपाल चिदम्बरम का निधन हो गया। इन्हें किस वर्ष पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था? तो भारत के एक बहुत ही सीनियर परमाणु वैज्ञानिक हैं जिनका नाम है डॉक्टर राजगोपाल चिदम्बरम। हाल ही में इनका निधन हो गया है 88 वर्ष की आयु में। ये भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, जिसे बार्क के नाम से जाना जाता है, इसके निर्देशक के रूप में काम कर चुके हैं। इसके अलावा जो हमने पोखरण में परमाणु परीक्षण किए थे, जैसे 1975 में, 1998 में, उसमें भी इन्होंने साइंटिस्ट के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। साइंस के क्षेत्र में इनके योगदान के लिए राजगोपाल चिदम्बरम को 1975 में पद्मश्री और 1999 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया जा चुका है। क्वेश्चन हमारा पद्म विभूषण से है, तो ये दिया गया राजगोपाल चिदम्बरम को 1999 में। हाल ही में परमाणु वैज्ञानिक डॉक्टर राजगोपाल चिदम्बरम का 88 वर्ष की आयु में निधन हो गया। किसे वर्ष 2025 में डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया? तो डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन के प्रमुख या हेड के रूप में फैज अहमद किदवई की नियुक्ति की गई है। यहाँ पर डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन की बात करें तो इंडियन गवर्नमेंट के अंतर्गत एक वैधानिक निकाय है जो कि नागरिक विमानन से जुड़े हुए सभी मामलों को कंट्रोल करता है। इसके तहत देखिए हवाई अड्डों का संचालन, एयरलाइंस का संचालन, रख रखाव, मेंटेनेंस, इन सभी के काम की जिम्मेदारी डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन की है। हाल ही में इसके नए हेड या अध्यक्ष फैज अहमद किदवई अपॉइंट किए गए। इसके बाद आगे चलेंगे। भारत में आयोजित होने वाले खो खो वर्ल्ड कप 2025 में शुभंकर कौन घोषित किए गए? तो पहली चीज़, खो खो वर्ल्ड कप 2025 में खो खो का पहला वर्ल्ड कप है और इस बार आयोजन किया जा रहा है इंडिया में। 13 से लेकर 19 जनवरी तक इसका आयोजन किया जाएगा। अच्छा, लास्ट मंथ ही इसके ब्रांड एम्बेसडर सलमान खान घोषित किए गए थे और अब जनवरी की शुरुआत में इसका शुभंकर घोषित किया गया तेजस और तारा को। तेजस और तारा हिरणों के समूह की एक जोड़ी है जो कि देखिए ऊर्जा का प्रतीक है, मार्गदर्शन का प्रतीक है और आकांक्षा का ये प्रतिनिधित्व करते हैं। तो खो खो वर्ल्ड कप 2025 में हिरण की जोड़ी तेजस और तारा को शुभंकर हाल ही में घोषित किया गया है। आंसर बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। किस राज्य सरकार ने शहीद माधो सिंह हाथ खर्चा योजना की शुरुआत की है? तो शहीद माधो सिंह हाथ खर्चा योजना,
इसकी शुरुआत की है हाल ही में ओडिशा सरकार ने। ओडिशा के सीएम हैं वर्तमान में मोहन चरण मांझी। इन्होंने ओडिशा के भुवनेश्वर में शहीद माधो सिंह हाथ खर्चा योजना की शुरुआत की। देखिए, इस योजना के तहत राज्य में 2 लाख ट्राइबल स्टूडेंट्स को 5,000 रुपये की राशि एक मुश्त प्रदान की जाएगी। इस योजना के तहत ओडिशा में जितने भी गवर्नमेंट स्कूल हैं या फिर ऐसे स्कूल जिनको गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी पैसा मिलता हो, अनुदान मिलता हो, तो उन स्कूलों में 9th से लेकर 11th तक जो ट्राइबल्स स्टूडेंट हैं उन सभी को 5,000 रुपये की वार्षिक वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी ताकि उन्हें एजुकेशन के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। तो शहीद माधो सिंह हाथ खर्चा योजना ओडिशा गवर्नमेंट की योजना है जिसे ओडिशा के सीएम मोहन चरण मांझी ने हाल ही में अनाउंस किया। आगे चलेंगे, किस राज्य में भारत के पहले जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर का शुभारंभ किया गया? तो फर्स्ट ऑर्गेनिक फिशरीज क्लस्टर, इसका इनॉग्रेशन किया गया है सिक्किम राज्य में। यह भारत का पहला जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर है, इस फैक्ट को याद रखिएगा। भारत के यूनियन मिनिस्टर ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री और डेयरिंग राजीव रंजन सिंह है। इन्होंने जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर का इनॉग्रेशन सिक्किम राज्य में किया है। भारत में ऑर्गेनिक फिशरीज, एक्वाकल्चर के सभी क्षेत्रों में जैविक और टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देना, इन्वायरमेंट फ्रेंडली एग्रीकल्चर को बढ़ावा देना, ऑर्गेनिक फिशरीज को बढ़ावा देना देश के पहले जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर को स्थापित किए जाने का मुख्य उद्देश्य है। शुभारंभ कहाँ किया गया? सिक्किम में। अच्छा, आपको पता है भारत का पहला जैविक खेती अपनाने वाला राज्य भी सिक्किम था। 2016 में पूर्ण रूप से सिक्किम जैविक कृषि को अपनाने वाला देश का पहला राज्य बना था। बीसीसीआई के नए सचिव के रूप में कौन नियुक्त किए गए? देखिए, बीसीसीआई के पहले सचिव के रूप में कार्यरत थे जय शाह, लेकिन आप सभी को पता है 1 दिसंबर 2024 को जय शाह को आईसीसी का अध्यक्ष अपॉइंट किया गया था। उसके बाद से देवजीत सेकिया बीसीसीआई के अंतरिम सेक्रेटरी के रूप में काम कर रहे थे और अब फाइनली देवजीत सेकिया को ही बीसीसीआई का परमानेंट सचिव अपॉइंट किया गया है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? जस्टिन ट्रूडो जो कि कनाडा के पीएम के पद पर थे, हाल ही में इन्होंने अपने पीएम पद से इस्तीफा दे दिया है। जस्टिन ट्रूडो कनाडा में लिबरल पार्टी के नेता थे। नेता पद से इस्तीफा देने के बाद ये पीएम के पद से भी रिजाइन कर चुके हैं। अभी ये एक्टिंग प्रेसिडेंट के रूप में कार्यरत रहेंगे जब तक लिबरल पार्टी अपना नया नेता नहीं चुन लेती। आपको पता है जस्टिन ट्रूडो के रहते हुए भारत और कनाडा के जो इंटरनेशनल रिलेशन है वो काफ़ी बिगड़े थे, काफ़ी प्रभावित हुए थे, क्योंकि कनाडा में जितने भी लोगों की मृत्यु होती थी किसी भी तरीके से, आतंकवादियों की स्पेशली, तो वो इल्ज़ाम डाल देते थे कि इंडिया की गवर्नमेंट ने या रॉ ने इनको मरवाया है। तो कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो के जितने भी एलिगेशन थे इंडिया पर वो सिद्ध तो नहीं हुए थे, तो इंडिया और कनाडा के रिलेशन काफ़ी ख़राब हुए थे। अब इन्होंने कनाडा के पीएम के रूप में रिज़ाइन कर दिया है जस्टिन ट्रूडो ने। आपको पता होना चाहिए कि 2025 में G7 का अध्यक्ष कनाडा ही है और G7 की बैठक कनाडा में ही आयोजित की जाएगी। केंद्र सरकार ने भारत के किस पूर्व प्रेसिडेंट के स्मारक का निर्माण राजघाट परिसर में किए जाने को मंजूरी प्रदान की? तो भारत के फॉर्मर प्रेसिडेंट है प्रणब मुखर्जी, जिनका स्टैचू राजघाट परिसर में लगाया जाएगा। प्रणब मुखर्जी का जो स्टैचू है वो राष्ट्रीय स्मृति कॉम्प्लेक्स के भीतर लगाया जाएगा, जो कि राजघाट परिसर का हिस्सा है। आपको पता होना चाहिए कि 2012 से लेकर 2017 तक प्रणब मुखर्जी भारत के 13वें प्रेसिडेंट रहे हैं। इनका जन्म पश्चिम बंगाल में हुआ था और इनका निधन अगस्त 2020 में हुआ था। 2008 में इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया जा चुका है और 2019 में प्रणब मुखर्जी को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। अब इनका स्टैचू राजघाट परिसर में लगाए जाने को केंद्र सरकार ने हाल ही में मंजूरी प्रदान की। इसके बाद कैशलेस उपचार योजना के तहत सड़क दुर्घटना पीड़ितों को कितने लाख रुपए तक का कैशलेस इलाज उपलब्ध करवाया जाएगा? पहले इस स्कीम की बात करते हैं। ये भारत में मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज की योजना है। भारत के सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने 2024 में इसे चंडीगढ़ में अनाउंस किया था। तब ये भारत के 6 राज्यों में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लागू की गई थी।
अब नितिन गडकरी ने कहा है कि मार्च 2025 तक कैशलेस उपचार योजना को पूरे देश में लागू किया जाएगा, जिसके तहत सड़क दुर्घटना में जो भी पीड़ित है उन्हें 1.5 लाख रुपए तक का कैशलेस उपचार उपलब्ध होगा। आंसर हो जाएगा आंसर बी। कितने लाख रुपए तक का कैशलेस इलाज दिया जाएगा? 1.5 लाख रुपए तक का। विश्व हिंदी दिवस हर साल 10 जनवरी को मनाया जाता है। पहली बार इसकी शुरुआत किस वर्ष की गई थी? वर्ल्ड हिंदी डे हर साल मनाया जाता है 10 जनवरी को। इसकी शुरुआत की गई थी 2006 में। पूरे वर्ल्ड में हिंदी भाषा के महत्व को सम्मानित करना, महत्व को बढ़ावा देना और लोगों को इसके प्रति जागरूक करना वर्ल्ड हिंदी डे को मनाए जाने का मुख्य उद्देश्य है। 2006 में सबसे पहली बार वर्ल्ड हिंदी डे की शुरुआत की गई थी और ये डे हर साल मनाया जाता है 10 जनवरी को। 2025 में द ग्लोबल वॉइस ऑफ यूनिटी एंड कल्चरल प्राइड वर्ल्ड हिंदी डे की थीम है। मनाया जाता है 10 जनवरी को और शुरुआत की गई थी 2006 में। आगे बढ़िए। जनवरी 2025 में केंद्र सरकार ने संकल्प पत्र जारी करके किसे आधिकारिक रूप से क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया है? तो जनवरी 2025 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक संकल्प पत्र जारी करके ऑफिशियली क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया मराठी भाषा को। वैसे देखिए, अक्टूबर 2024 में ही 5 लैंग्वेजेस को क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिए जाने को केंद्र सरकार ने मंजूरी दी थी। इन लैंग्वेजेस की बात करें तो इन क्लासिकल लैंग्वेजेस में मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बंगाली शामिल थी। पहले से 6 लैंग्वेज ऐसी है भारत में जो कि क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा प्राप्त थी। इनमें से सबसे पहली बार तमिल लैंग्वेज को 2004 में क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया था। तमिल के बाद संस्कृत, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम और ओडिशा, ये 6 लैंग्वेजेस ऐसी थी जिन्हें क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा पहले ही दिया जा चुका था। इसके बाद अक्टूबर 2024 में मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बंगाली को जोड़ा गया, जिससे ऑफिशियल क्लासिकल लैंग्वेजेस कितनी हो गई? 11। लेकिन ऑफिशियली संकल्प पत्र जारी करके अभी आधिकारिक रूप से क्लासिकल लैंग्वेज घोषित किया गया मराठी को। तो टेक्निकली देखा जाए तो ये 7वीं लैंग्वेज हो जाएगी जो कि क्लासिकल लैंग्वेज है। 5 को दर्जा दिया जा चुका है तो ऑल ओवर तो 11 है ही, लेकिन संकल्प पत्र जारी किया गया मराठी भाषा के लिए। लास्ट क्वेश्चन, नई दिल्ली में राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम के 8वें संस्करण का इनॉग्रेशन किसने किया? तो पहली चीज़ तो ये कि 8th नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन कहाँ आयोजित किया गया? आयोजन किया गया भारत की राजधानी नई दिल्ली में और इसका इनॉग्रेशन किया है केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री हैं पीयूष गोयल। इन्होंने नई दिल्ली में हाल ही में नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन का इनॉग्रेशन किया है, जो कि इस साल 8वां संस्करण है। सबसे पहली बार इसकी शुरुआत की गई थी 2001 में। अब 8वें संस्करण का इनॉग्रेशन किसने किया? पीयूष गोयल ने। क्लियर? तो यहाँ पर देखिए, वीकली करंट अफेयर के इस वीडियो में हमने 6 से लेकर 12 जनवरी तक के सभी करंट अफेयर को डिटेल में डिस्कस किया। एक एक फैक्ट को समझा, एक एक क्वेश्चन को समझा। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा जाने से पहले। और इसके अलावा आपको ऑफर ऑफ द डे की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप उसे अवेल कर सकते हैं। फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट डे के करंट अफेयर में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।